सोचिए, एक छोटी सी टिप्पणी कैसे रातों रात 2026 की सबसे बड़े डिजिटल और राजनीतिक आंदोलनों में से एक बन गई। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कमाल की घटना कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के पूरे सफर को डीकोड करने वाले हैं। कैसे एक छोटा सा ऑनलाइन मजाक कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं की आवाज बन गया और इसके पीछे की असली राजनीतिक और डिजिटल रणनीति क्या थी, ये समझना बेहद रोमांचक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। लाखों भारतीय युवाओं ने खुद को अचानक कॉकरोच क्यों कहना शुरू कर दिया? मतलब कोई खुशी खुशी खुद को ऐसे कीड़े का नाम क्यों देगा जिसे आमतौर पर हम घर से भगा देते हैं? सुनने में ये बेहद अजीब लगता है, लेकिन यही तो इस पूरी कहानी का ट्विस्ट है। लोगों ने इतने गर्व के साथ इस पहचान को अपनाया क्योंकि इसके पीछे एक गहरी हताशा और बेहद तीखा व्यंग्य छुपा था। इंटरनेट की दुनिया में विरोध जताने का ये बिल्कुल नया तरीका था। आइए समझते हैं कि आखिर इस पूरी घटना की चिंगारी भड़की कहाँ से। तो कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की तरफ से एक टिप्पणी आती है। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और फिर वे हर किसी पर हमला करने लगते हैं। बस फिर क्या था? ये वो पल था जिसने तुरंत पूरे देश का ध्यान खींच लिया। युवाओं और कई नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को लगा जैसे ये सीधे उन पर हमला है। और इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक एकदम अप्रत्याशित और अनोखी प्रतिक्रिया थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं, ये सच में हैरान करने वाली है। 15 मई को वो टिप्पणी आती है और ठीक अगले दिन यानी 16 मई को इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट और वेबसाइट प्रकट हो जाती है। 18 मई तक आते आते 40,000 से ज्यादा लोग इसके ऑफिशियल मेंबर बन चुके थे और 20 मई इंस्टाग्राम पर 32 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, 3.2 मिलियन। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी, ये तो डिजिटल जंगल में लगी आग थी जिसने कुछ ही दिनों में पूरे इंटरनेट को अपनी चपेट में ले लिया। इस पूरे बवाल के पीछे दिमाग किसका था? बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 30 साल के एक छात्र अभिजीत दिप्के का। और इस पार्टी का नारा जरा सुनिए। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, आलसी। एकदम सटीक और मजेदार। इस एक लाइन ने इंटरनेट पर जैसे जादू कर दिया। इसमें इतना व्यंग्य था और साथ ही एक ऐसी सच्चाई थी जिससे आज का युवा तुरंत कनेक्ट कर गया। खुद को बेरोजगारों की आवाज बताकर इसने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये मजाक यहीं खत्म हो गया है, तो जरा सीजेपी की सदस्यता की शर्तें देखिए। पार्टी में शामिल होने के लिए क्या चाहिए? पहला, इंसान का बेरोजगार होना, चाहे मजबूरी से, पसंद से या फिर अपने उसूलों की वजह से। दूसरा, आलसी होना जरूरी है, कम से कम शारीरिक मेहनत के मामले में। और हाँ, रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना, जिसमें बाथरूम ब्रेक्स भी शामिल हैं। और आखिर में प्रोफेशनली शिकायत करने या रैंट करने की कला आनी चाहिए। मतलब जेन-ज़ी के लिए इससे बढ़िया एंट्री पॉइंट और क्या हो सकता था? इन्हीं अजीबो-गरीब शर्तों की वजह से गूगल फॉर्म्स पर लाखों लोगों ने हंसते हंसते रजिस्टर कर डाला। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पार्टी का नाम और शर्तें जितनी मजाकिया लग रही थीं, उनका ये 5 सूत्रीय घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो उतना ही सीरियस और तीखा था। जरा इन मांगों पर नजर डालते हैं। संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण, दल बदलने वाले नेता पर 20 साल का सीधा बैन, अगर सही वोट कट जाएं तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए के तहत कार्रवाई, मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट नहीं मिलने की मांग और बड़े उद्योगपतियों के मीडिया लाइसेंस रद्द करना। देखा जाए तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया था। इसके जरिए सिस्टम के खिलाफ एक बहुत ही वास्तविक गुस्सा और हताशा बाहर आ रही थी। अब इस नंबर पर जरा ध्यान देते हैं। 32 लाख, ये विशाल आंकड़ा सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का है। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बकायदा आधिकारिक तौर पर पंजीकरण भी करवाया था। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि ये इंटरनेट के किसी कोने में चलने वाला कोई मामूली मजाक नहीं था। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। नीट परीक्षा का विवाद हो, बेरोजगारी हो या फिर महंगाई, इन सब असली मुद्दों ने इस आग में घी का काम किया और ये आंकड़ा आसमान छूने लगा। तो आखिर ये सब इतनी तेजी से वायरल कैसे हुआ? डिजिटल मार्केटिंग के नजरिए से इसके पीछे एक कमाल का इंजन छिपा है। इसे इन 4 स्टेप्स में डिकोड करते हैं। पहला है भावना या इमोशन। युवाओं में बेरोजगारी और अनदेखी को लेकर हताशा तो पहले से ही मौजूद थी। फिर आती है पहचान। इस आंदोलन ने उस हताशा को एक नाम दिया, हम कॉकरोच हैं।
इसके बाद शुरू हुई भागीदारी। लोगों ने जमकर मीम्स बनाए, हैशटैग चलाए और इसी ने एक भयंकर प्रसार को जन्म दिया। डिजिटल दुनिया में जब कोई चीज लोगों को अपनी पहचान खुलकर सामने रखने का मौका देती है तो वो रॉकेट की स्पीड से भागती है। और इस रॉकेट का असली ईंधन क्या था? मीम नेटिव कंटेंट। ये ऐसा कंटेंट होता है जो जानबूझकर अपनी बनावट में थोड़ा कच्चा और मजेदार रखा जाता है ताकि लोग उसे झट से शेयर कर सकें। इसे महंगे चमचमाते राजनीतिक विज्ञापनों की तरह पॉलिश नहीं किया जाता। सच कहें तो आज के समय में लोग बोरिंग पॉलिटिकल भाषण शेयर नहीं करते। वे ऐसी चीजें साझा करते हैं जो उन्हें मजेदार और स्मार्ट दिखाएं। सीजेपी के ज्यादातर मीम्स और पोस्टर्स खुद आम लोगों ने बनाए थे और इसीलिए ये किसी भी औपचारिक राजनीतिक अभियान से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुआ। आइए अब जरा इसके पीछे के असली राजनीतिक कार्यप्रणाली को न्यूट्रल होकर समझते हैं। 2013 के आसपास आम आदमी पार्टी ने द लॉजिकल इंडियन नाम के एक फेसबुक पेज से दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर को हवा दी थी। अब दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके भी 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके थे। फर्क सिर्फ इतना है कि प्लेटफॉर्म फेसबुक से बदलकर इंस्टाग्राम हो गया है, लेकिन मीम्स और व्यंग्य का इस्तेमाल करके नए और युवा वोटर्स को एकजुट करने की ये रणनीति बिल्कुल 2013 वाले प्लेबुक की याद दिलाती है। इतनी समानताओं के बाद जाहिर है कि कुछ सवाल उठने ही थे। कई लोगों ने ये अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि क्या सीजेपी सच में एक आज़ाद आवाज़ है या फिर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का फीडर आंदोलन है। अगर स्ट्रैटेजी के नज़रिए से देखें तो इसे कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि बिना किसी औपचारिक पार्टी का ठप्पा लगाए सत्ता से नाराज़ वोटर्स को एक साथ लाया जा सके। ये खासकर उन युवाओं के लिए एक परफेक्ट मंच था जो पुरानी राजनीति से निराश हो चुके हैं लेकिन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। और देखते ही देखते इस आंदोलन की गूंज इतनी तेज हो गई कि मेनस्ट्रीम राजनीति के दिग्गज भी इसे अनदेखा नहीं कर पाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो खुलेआम इसमें शामिल होने की इच्छा जता दी, जिसका सीजेपी ने ऑनलाइन बहुत ही स्वैग के साथ स्वागत किया और कहा कि लोकतंत्र को ऐसे ही योद्धाओं की जरूरत है। वहीं सांसद कीर्ति आजाद ने पूछा कि भाई इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो उन्हें जवाब मिला कि उनकी 1983 वर्ल्ड कप की जीत ही काफी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये युवाओं के असली दर्द को दिखा रहा है। इन सब प्रतिक्रियाओं ने रातों रात इस इंटरनेट जोक को एक वास्तविक ताकत में बदल दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ तब आता है जब खुद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी का अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण सामने आता है। उन्होंने साफ किया कि मीडिया ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया है। उनका निशाना देश के बेरोजगार युवा बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो फर्जी और जाली डिग्रियां लेकर वकालत की पेशे में घुस रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें भारत के युवाओं पर गर्व है और वे उन्हें देश का भविष्य और एक विकसित भारत के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में देखते हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्टेक्स्ट था जिसे समझना अहम है। मगर तब तक ये डिजिटल आंधी अपना कमाल दिखा चुकी थी। रिपोर्ट्स आने लगीं कि सीजेपी के सपोर्टर्स बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना खुद का उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं। जरा सोचिए, जो चीज सिर्फ एक डिजिटल व्यंग्य के तौर पर शुरू हुई थी वो अब असली बैलेट बॉक्स और जमीनी हकीकत तक पहुंचने की तैयारी कर रही थी। प्रमुख दलों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ये आइडिया ही अपने आप में ये साबित करता है कि कैसे एक छोटा सा इंटरनेट मीम असली राजनीतिक हड़कंप मचाने की ताकत रखता है। तो अंत में इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? क्या कॉकरोच जनता पार्टी महज एक इंटरनेट का ट्रेंड है जो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा, या फिर क्या ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि भविष्य में असंतुष्ट नागरिक डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करके लोकतंत्र में कैसे हिस्सा लेंगे? खैर, आगे जो भी हो, इस मूवमेंट ने एक बात तो पक्की कर दी है। जब लोगों की असली हताशा को सही हास्य और एक धांसू पहचान मिल जाती है तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प विषय के साथ गहराई से चर्चा करेंगे।